धीर ने अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाया और हंसते हुए बोला, अब बचकर कहां जाओगी? वो आदमी दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। आहान ने उसे सीधा किया और सीधे टिया के गाल पर तड़ातड़ 4 थप्पड़ जड़ दिए। टिया के होठों के कोनों से खून बहने लगा। टिया के गोरे गालों पर आहान की उंगलियों के छाप पड़ गए थे। टिया ने आहान को एक जोरदार पंच मारा और खड़ी होने लगी, पर तभी जय ने उसे जोर से एक थप्पड़ और मारा। टिया वापस जमीन पर गिर पड़ी। टिया के माथे पर एक कट लग गया और खून बहने लगा। जय ने टिया के शर्ट की बाजू फाड़ दी और बोला, धीर, यहाँ अब जो भी होगा उसकी एक वीडियो बना लो। धीर ने ओके कहा और वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया। टिया में अब बिल्कुल ताकत नहीं थी, फिर भी वो डिफेंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लग्जरी ब्लैक एसयूवी कार बहुत स्पीड में आकर अचानक से रुकी और कार की हेडलाइट उन पर पड़ी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गईं। अभ्रम भी भागते भागते हांफते हुए पहुंच गया था और सेल्वन भी कार से बहुत जल्दी पहुंच गया था। अश्वथ और ओरियन बाहर निकले। अश्वथ ने टिया की हालत देखी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत भयानक दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू टू टच माय वाइफ बास्टर्ड्स। उसकी आवाज सुनकर सब लड़कों ने उस तरफ देखा। अश्वथ ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन रखा था। उसकी आवाज सब लोग पहचान गए। अश्वथ जल्दी से आया और बिना वार्निंग के उन पर टूट पड़ा। अश्वथ की फाइटिंग स्किल बहुत फास्ट थी। कुछ ही देर में सब लोग जमीन पर पड़े दर्द से छटपटा रहे थे। अश्वथ ने जल्दी से अपना लॉन्ग कोट उतारा। टिया उसे देखकर रोने लगी। फिलहाल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अश्वथ ने जल्दी से अपना कोट उसे पहना दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। टिया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे तो अश्वथ का वहां होना एक सपना ही लग रहा था। उसने उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसकी पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अश्वथ गायब हो जाएगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। अभ्रम, ओरियन और सेल्वन भी आ गए। अभ्रम ने रोमी को एक किक मारी और बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की बीवी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सुनते ही उन सब के होश उड़ गए। आहान की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो सब जानते थे कि इस शहर का पावरफुल इंसान कौन है। तो ओरियन गुस्से में आहान के बाल पकड़कर बोला, तुम तो इस शहर के मेयर के बेटे हो ना? क्या तुम्हारे बाप को ये नहीं पता कि तुम्हारी इस गलती की सजा उनकी पोजीशन खोकर चुकानी पड़ेगी? हिम्मत तो देखो, द वेपन किंग की वाइफ को छूने की हिम्मत दिखाई है। तुम्हारे मैं हाथ ही काट दूंगा। तो आहान अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उसकी बहन ने हमसे 50 लाख लेकर उसे हमें सोल्ड किया था, लेकिन। और चुप हो गया। सब लोग रहम की भीख मांग रहे थे। अश्वथ बहुत गुस्से में था। उसने सबको जिंदा जला देने वाली गुस्सैल नजरों से देखा और बोला, तुम सब मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना? तो सबने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, ठीक है, एक शर्त पर तुम लोगों की जिंदगी बख्श दूंगा। मेरी बीवी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पता है ना? तो आहान डरते हुए बोला, यस सर। तो अश्वथ बोला, मेरी वाइफ को बुली किया जाता है, पता है ना? तो आहान जल्दी से बोला, हम मैडम को प्रोटेक्ट करेंगे, आज से हमारी बहन है वो, हम फ्री में उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हैं। तो अभ्रम उसे एक लात मारते हुए बोला, अचानक से बहन? अच्छा, तो कुछ देर पहले तो कुछ और ही कर रहे थे। तो आहान हाथ जोड़ते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हम कसम खाते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पता होता कि वो द वेपन किंग की क्वीन है तो हम अपनी नजरें उठाकर भी नहीं देखते। तभी अश्वथ बोला, ठीक है, अगर मेरी वाइफ को यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम लोगों की जान जाएगी।
भले ही कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए, उनसे पहले तुम लोगों की खैर नहीं। फिर अश्वथ ने टिया को केयरफुली अपनी बाहों में उठा लिया। टिया कसकर उससे चिपकी हुई थी। आहान और उसके दोस्तों के जाने के बाद उसने राहत की सांस ली, पर वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर टिया को कोई भी प्रॉब्लम होती या फिर कोई नुकसान पहुंचा, तो भी नुकसान पहुंचाने वाली से पहले उनकी मौत तय थी। भले ही वो कुछ करते या ना करते, आहान अच्छे से जानता था कि वो सिर्फ एक मेयर का बेटा है, जो सिर्फ उस शहर का मेयर है, जबकि अश्वथ एक इंटरनेशनल ब्रांड कंपनी का मालिक था और बहुत पावरफुल, डेंजरस और रिच था, और उसके कनेक्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी थे। वो उन्हें जान से मरवा भी सकता था। वो इतना खतरनाक था, और तो और उसके पास इतनी दौलत थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर वो उन्हें मारकर कहीं जिंदा गाड़ भी देता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो जैसे तैसे खड़े हुए और अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल पहुंचे। उन लोगों ने कसम खा ली कि उन्हें अश्वथ आर्यन के हाथों नहीं मरना है, भले ही वो किसी बिल्डिंग से कूद कर न मर जाएं। उन्होंने कसम खाई कि वो द वेपन किंग की क्वीन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि अश्वथ आर्यन उन्हें बख्श दे। अश्वथ ने ओरियन को आर्यन पैलेस के बजाय अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। टिया उसकी गोद में बैठी, उससे लिपटी, अब भी सुबक रही थी। अश्वथ ने उसे होल्ड कर रखा था। अभ्रम जो उनके सामने बैठा था, दोनों को घूर रहा था। वो मन में बोला, अच्छा, तो इसी के लिए आज तक ये कुंवारा पड़ा था। अगर ये 40 साल का भी हो जाता तो क्या छोटी गिलहरी से शादी करता? ओह नो। और अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। अश्वथ ने उसे देखा। उसे समझ आ गया कि अभ्रम क्या सोच रहा है। उसने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो लोग जल्द ही फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर दिया गया था और मास्टर बेडरूम और 2 और रूम रेडी करने को कह दिया गया था। गाड़ी रुकी। अश्वथ टिया को बाहों में उठाए बाहर निकला और अंदर गया। सारे सर्विस स्टाफ, फीमेल हो या मेल, सभी लाइन से लेफ्ट राइट साइड में खड़े थे और उनके आते ही उन्हें विश किया। अश्वथ सीधे टिया को मास्टर बेडरूम में ले गया और ये और अभ्रम दोनों भी आए और दोनों सीधे आकर सोफे पर पसर गए। अभ्रम बोला, बाप रे, आज फिर से राक्षस बन गया था। तो ओरियन बोला, यंग मैडम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनकी उज्जवल आंटी की इकलौती निशानी है। जाहिर सी बात है, वो उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही उनकी बेटी से भी करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। तो अभ्रम ने हाँ में सिर हिलाया। मास्टर बेडरूम में अश्वथ ने टिया को बेड पर लेटाना चाहा, पर टिया अश्वथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो सिसक रही थी। अश्वथ ने उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लेटाया, पर टिया उठकर दोबारा उसके गले लग गई और रोने लगी। अश्वथ उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें सेव कर लिया, डोंट क्राई, और उसे बेड पर लिटाने लगा। टिया उसे नम आंखों से देख रही थी। अश्वथ बोला, तुम अब रोना बंद करो, यू आर सेफ। छोटी गिलहरी, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझ गई? मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं? और टिया के सिर को सहलाया और टिया को सॉफ्टली उसके सिर पर किस किया। टिया की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद अश्वथ को एहसास हुआ कि टिया अब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अश्वथ उससे दूर हुआ और टिया को देखा, जो अब चैन की नींद सो गई थी। अश्वथ टिया के मासूम फेस को देखने लगा और उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बाथरूम में चला गया और टॉवल को गर्म पानी में भिगो कर लाया और टिया के फेस को केयरफुली साफ करने लगा। फिर उसने टिया के गालों पर ऑइंटमेंट लगाया। सुबह टिया की नींद बहुत लेट खुली। उसने खुद को एक बड़े किंग साइज बेड पर पाया और उसने अपने कपड़े चेंज देखे और तभी अश्वथ उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आया और टिया के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा,
अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ। तो टिया एक आलसी बच्ची की तरह उससे लिपट गई। अश्वथ उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंस पड़ा और टिया को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब पर बिठाया और बोला, क्या तुम्हें मैं शावर लेने में भी हेल्प करूं? टिया ने मुंह बना लिया तो अश्वथ अचानक से टिया को किस करने लगा। टिया अश्वथ के सडनली इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज्यादा हैरान थी, पर उसने अश्वथ को नहीं रोका। अश्वथ ने टिया को तब तक किस किया जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर उसने टिया को छोड़ा क्योंकि टिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से नहा कर आओ। टिया जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अश्वथ बाहर चला गया। टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टिया को खुद पता नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद करने लगी है। वो खुद को अश्वथ की बाहों में सेफ फील करती थी। वो बिना देर किए ही फ्रेश हो गई और नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई। अश्वथ बोला, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। टिया जल्दी से आई और सोफे पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। अश्वथ अपने ऑफिस के वर्क में बिजी था। वो लगातार अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। टिया को बहुत भूख लगी थी। वो खाने में बिजी थी। जब तक उसने ब्रेकफास्ट खत्म किया और देखा अश्वथ भी अपना काम पूरा कर चुका था और टिया को प्यार से निहार रहा था। टिया की नजरें उससे जैसे ही मिली, उसकी नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। तो अश्वथ हंस पड़ा। टिया को बहुत शर्म आ रही थी। अश्वथ बोला, यहां आओ। तो टिया हैरान रह गई। अश्वथ फिर बोला, कम हियर। तो टिया उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। तो अश्वथ ने उसे अपने लंबे हाथ से टिया को कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। टिया अच्छी बच्ची की तरह बैठ गई थी। अश्वथ उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को अश्वथ का ऐसे प्यार से सिर सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वथ ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सीरियस टोन में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम्हें क्या जरूरत थी क्लब में बारटेंडर का काम करने की? टिया ने जब ये सुना तो वो सक पका गई। उससे कुछ बोलते नहीं बना। वो चुप रही। तो अश्वथ ने कहा, तुम अब कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर टिया के माथे पर पसीना छलक आया। अश्वथ अब अच्छे से जानता था और अब जो ये एक्सीडेंट हुआ तो वो टिया को उज्जवल की तरह खोना नहीं चाहता था। टिया उसकी उज्जवल आंटी की बेटी थी। अश्वथ उससे बहुत प्यार करता था। उसे प्रिंसेस की तरह रखना चाहता था। उसने टिया को कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। मैं इतना पैसा मरने के बाद लेकर कहां जाऊंगा? इसलिए तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। टिया को भी समझ आ गया था। रात के इंसिडेंट से वो डर गई थी। वो अश्वथ से लिपट गई। अश्वथ को समझ आया कि टिया ऐसा कुछ नहीं करेगी और उसके सिर को चूम लिया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वथ ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और टिया को देखा और टिया को वापस बेड पर सुलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाया और उसका सिर सहलाने लगा। अग्रवाल हाउस। लिप्सा और एदिया का हाल बेहाल था। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ रहा था। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टिया को बेकार में घर से चलता किया। उसकी जगह अब उन्हें नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। लिप्सा अपने हाथों को देखकर बोली, मम्मी, देखो मेरे हाथ कितने रूखे और गंदे दिखाई दे रहे हैं। हमें उस टिया को नहीं निकालना चाहिए था। अब हमें ही सारा काम करना पड़ रहा है। डैड को तो नहीं पता कि उनकी गैर मौजूदगी में हम कुछ नहीं करते थे। सारा काम उनकी नाजायज बेटी करती थी। हम तो बस आराम करते थे।
बस जब वो आते थे तो ये देखते थे कि सारा काम हम ही करते हैं और वो महारानी बस आराम फरमाती रहती है। अब उसके जाने के बाद हमें ही नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। डैड तो कभी कोई सर्वेंट नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम दोनों ही सारा काम करते हैं, इसलिए घर अच्छे से संभाल लेते हैं। पर उन्हें क्या पता, हमने तो आराम के अलावा आज तक कोई काम ही नहीं किया है। कब तक बाहर का खाना ऑर्डर करते रहेंगे? तो ईदिया बोली, क्या तुम धीमी आवाज में नहीं बोल सकती? इतना तेज बोलने की क्या जरूरत है? क्या तुम भूल रही हो, तुम्हारे डैड आजकल घर में ही रह रहे हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लिप्सा बोली, मम्मी आपने ही तो बताया था कि डैड को उस मनहूस लड़की से कोई मतलब नहीं था, ना ही उसकी माँ से। भले ही वो बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, पर थी तो एक कॉमन लड़की ही ना। तो ईदिया बोली, वो कोई कॉमन लड़की नहीं थी। तुमने आनंद खानदान का शायद नाम नहीं सुना होगा। आनंद खानदान बहुत ही रिस्पेक्टेबल और हाई सोसाइटी में आता है। उनके सामने तुम्हारे डैड कुछ नहीं थे। और उज्जवल आनंद खानदान की राजकुमारी थी, समझी? तुम्हारे डैड ने अपने बॉस के कहने पर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। ये भी मुझे बाद में पता चला, वरना मैं तो उन्हें धोखेबाजी समझ रही थी। ये जो घर जिसमें हम रह रहे हैं वो उज्जवल आनंद का घर है, समझी? जो उसकी बेटी के नाम पर है। सोचा था कि अपने नाम करवा लेंगे, पर वो तो भाग गई। तो लिप्सा ये सुनकर शॉक रह गई। वो तो उज्जवल आनंद को बस एक फेमस आर्टिस्ट और कॉमन लड़की समझ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी इज्जतदार और रिच फैमिली से थी। वो हकलाते हुए बोली, मम्मी दरअसल। तो ईदिया बोली, सच सच बताओ, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया है ना? तो लिप्सा बोली, दरअसल मम्मी। और टिया को बेचने वाली बात बता दी। ये सुनकर ईदिया गुस्से से तमतमा उठी और बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हें नहीं पता आनंद परिवार उज्जवल की बेटी को आज भी खोज रही है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी की बेटी मर चुकी है, समझी? अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग हमें आग के दरिया में फेंक देंगे। तुम्हारे डैड ने बताया था कि उज्जवल आनंद के डैड बहुत खतरनाक हैं। वो अपनी नातिन को ऐसी हालत में देखकर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुमने उसे 50 लाख में बेचा। तुम्हें क्या पता तुमने क्या किया है। अगर तुम्हारे डैड को ये बात पता चली तो वो हमें मार डालेंगे, समझी? तो लिप्सा बोली, मम्मी मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? खुद डैड उसको रखना नहीं चाहते थे, फिर भी रखा। मैंने तो उनका बोझ उतारा है, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तो ईदिया बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो खुद उसे अपना खून मानने से इनकार कर रहे थे, पर अचानक से ही उसे घर से ले आए। ये बात तो आज तक मुझे समझ में नहीं आई। और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए भी हमें बोला। तो लिप्सा बोली, कहीं वो सच में तो उस औरत को प्यार नहीं करते थे? तो ईदिया बोली, ये हो ही नहीं सकता। वो उस औरत से कोई प्यार नहीं करते थे, वरना वो हमें नहीं छोड़ देते। तुम्हें पता है, उनके बॉस कोई और नहीं, आर्यन खानदान का दूसरा बेटा तारुश आर्यन है। ये सुनकर लिप्सा हैरान रह गई। ईदिया बोली, पर तारुश आर्यन को उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी देकर उन्हें छोड़कर अपने दोनों बेटों और पोतों के साथ रहने लगे। ये भी सुना है कि तारुश आर्यन ने दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हैं। तो लिप्सा बोली, डैड मतलब द वेपन किंग के? तो बीच में ही ईदिया बोली, उसके दोनों बेटे उसकी पहली पत्नी के बेटे हैं और वो अपने पिता के साथ नहीं रहते, बल्कि अपने दादा और चाचाओं के साथ रहते हैं। और वो लोग अपने खुद के बिजनेस को संभालते हैं। तारुश आर्यन को तो उसके पिता ने पहले से खड़ी की हुई बिजनेस ऐसे दे दी जैसे किसी भिखारी को भीख देती हो। उन्हें मिस्टर आर्यन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो ये कह दिया कि उनका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिप्सा हैरान थी, पर वो कुछ नहीं बोली। ईदिया उसे बताए जा रही थी। वहीं टिया की जब आंख खुली तो उसने खुद को कहीं और पाया। वो बेड में ही थी, पर बेडरूम को देखने के बाद उसे समझ आया कि वो अब आर्यन पैलेस में अपने बेडरूम में है। वो आंखें मलते हुए उठी।
उसने अभी भी बाथरोब पहन रखा था। अश्वथ नीचे लिविंग रूम में सबके साथ बैठा था। आदित्य उससे नाराज था। अश्वथ बोला, अब इतना भी क्या मुंह फुलाना, तुम्हारी भाभी ठीक है, वैसे भी उसकी गलती है। तो आदित्य चीखते हुए बोला, क्या कहा आपने? मेरी प्यारी सी भाभी की गलती है? आपकी भी गलती है। आपको क्या जरूरत थी उनकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बजाज अंकल के क्लब में बारटेंडर का काम करने का नहीं सोचती और ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर दादाजी को मैंने बता दिया ना तो दादाजी अपनी छड़ी से मार मार कर आपको अधमरा कर देंगे। तो अश्वथ बोला, ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। आप खुश? तो आदित्य बोला, ये सुनकर सब हंस पड़े। तो प्रत्युष बोला, बिग बॉस, आज रात को एक पार्टी है, मिस्टर वशिष्ठ ने रखी है और स्पेशली हम सब इनवाइटेड हैं। आपको तो पता ही है मिस्टर वशिष्ठ, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे। तभी आदित्य अपना छोटा सा दिमाग लगाकर बोला, वशिष्ठ अंकल भी ना बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं भाई से। भाई, कहीं वो आपको किसी लड़की से तो नहीं मिलवाने वाले? दादाजी ने एक बार उनसे कहा था। तो अश्वथ बोला, वशिष्ठ अंकल को पता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर अचानक से उन्होंने पार्टी किस बात की रखी है? तो प्रत्युष बोला, बिग बॉस, मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो कंप्लीट भी हो गया है। वो कभी कभार पार्टी रखते हैं, जरूर कोई बड़ी बात होगी। इसके अलावा शायद उन्हें अपने बिजनेस को हैंडओवर करने की बात भी अनाउंसमेंट करनी हो। तो आदित्य बोला, भाई चलते हैं ना, भाभी को भी लेकर जाएंगे। आखिर शादी के बाद भाभी को पहली बार कहीं लेकर जा रहे हो, अच्छे से तैयार हो ना। तो अश्वथ बोला, वो शायद आएगी। तो टिया कपड़े चेंज करके अपनी आंखें मलते हुए नीचे आई। सबने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। टिया ने भी उन्हें विश किया। आदित्य बोला, भाभी, आज रात को हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, आप आएंगी? तो टिया ने ना में सर हिला दिया। वो कहीं भी जाने के मूड में नहीं थी। तो आदित्य कुछ नहीं बोला। अश्वथ ने कहा, जाकर लंच कर लो। टिया ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। टिया आज चुप चुप सी थी। सबको उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। आदित्य बोला, आपको उन लड़कों को जिंदा छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं अगर आपकी जगह होता उनके पीसेस करके समंदर में फेंक देता। क्या हुआ अगर वो इस शहर के मेयर का बेटा है? हम उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। तो अश्वथ चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन न देखकर किसी को और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब चुप रह गए। शाम को टिया अपनी स्टडी कर रही थी और अश्वथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। अश्वथ ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना था और उस कोट के दोनों साइड से होते हुए एक ज्वेलरी थी, मतलब दोनों साइड ब्रोच लगे हुए थे। वो किसी किंग से कम नहीं लग रहा था और उसने कानों में स्टड ईयररिंग भी पहन रखे थे। वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। टिया ने जब उसे देखा तो आंख और मुंह दोनों खुली की खुली रह गई। वो मन में सोचने लगी कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम है। उसने कभी सोचा नहीं था। वो बस देखे जा रही थी। अश्वथ तब तक उसके पास आ चुका था। टिया बेड पर आलती पालती मारे बैठी थी और वहां पर 2-4 बुक्स थीं और एक बुक हाथ में पकड़ रखा था। अश्वथ नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। वो अपने फेस को टिया के फेस के एकदम क्लोज ले आया था। अश्वथ बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, क्या तुम सच में नहीं आना चाहते? तो टिया अचानक से होश में आई और हड़बड़ा गई, जिससे दोनों के सिर टकरा गए। दोनों अपना सिर मलने लगे। टिया बोली, नहीं सर, मुझे स्टडी भी करनी है। तो अश्वथ बोला, ठीक है, टाइम से सो जाना, आधी रात को पेंटिंग मत करती रहना। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने उसके सिर को सहलाया और चला गया। बाहर सब उसका वेट कर रहे थे और सब के सब किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। आदित्य ने भी 3 पीस सूट पहन रखा था
और उसने भी अश्वथ की तरह एक काले रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था। अश्वथ की तरह ही उसके कोट में भी ब्रोच लगे थे। उसने भी स्टड इयररिंग पहन रखे थे और ओरियन, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे, उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट और गले में काले रंग का चोकर पहन रखा था। वो कह ढा रहा था। बाकी सबने भी उसी की तरह स्टाइल किया था। अभ्रम ने अश्वथ और आदित्य की तरह 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना था। वो सब लोग किसी कोरियन के पॉप ग्रुप के मेंबर की तरह लग रहे थे, एकदम एलिगेंट, डिसिप्लिन्ड, आइडल। फिर वो सब लोग चले गए। घर में सर्वेंट्स, गार्ड्स, दादाजी और टिया ही थे। डिनर का टाइम होने के बाद दादाजी और टिया ने डिनर किया। फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। टिया ने आज पेंटिंग नहीं बनाई, वो सो गई। वशिष्ठ मैंशन में एक लग्जूरियस पार्टी अरेंज की गई थी। पूरा वशिष्ठ मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे। बिजनेसमैन से लेकर सभी वीआईपी पर्सन भी वहां मौजूद थे, पर सबकी नजर एंट्रेंस पर ही थी, क्योंकि उस शहर का किंग भी आने वाला था। ये बात सबको पता थी और सब अश्वथ से अपने बिजनेस हो या कुछ और रिलेशन बनाना चाहते थे। कई बिजनेसमैन तो अपनी बेटियों की शादी की बात भी करने वाले थे। सभी लोग मिस्टर वशिष्ठ को बार बार पूछ रहे थे कि अश्वथ आर्यन कब आएगा। मिस्टर वशिष्ठ भी बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देख रहे थे। उन्हें भी डाउट हो रहा था कि शायद ही अश्वथ आएगा। उन्होंने तो सोच लिया था कि अगर अश्वथ नहीं आया तो उनसे बात नहीं करेंगे। तभी सबसे पहले उन्हें कई कार्स के रुकने की आवाज सुनाई दी। अंदर पार्टी हॉल में म्यूजिक चल रहा था, पर ये एक साथ 5-6 कार के रुकने की आवाज थी, जिसे सब सुन पा रहे थे। सब समझ गए कि अश्वथ आ चुका है। अपनी फैमिली के साथ कुछ ही देर में उन्हें उनका ग्लैमरस एंट्री देखने को मिला। वो सब कतई जहर लग रहे थे। सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ रेड कारपेट पर चले आ रहे हों। मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से उनका वेलकम करने गए। अश्वथ और सब ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिस्टर वशिष्ठ बहुत खुश थे। वो उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो और अपने दादाजी का नाम ऊंचा रखो। मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग नहीं आओगे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। तो आदित्य तपाक से बोला, क्या अंकल, बच्चे हमें कि आप? लगता है आपकी उम्र हो गई है जो हमसे नाराज होने की बात कर रहे थे। हमें तो आपको मनाना भी नहीं आता। ये सुनकर मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। अश्वथ शांति से बोला, अंकल, हम आपको मना कैसे कर सकते हैं? आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं हम आपको बता नहीं सकते। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुमने शादी कर ली और अपनी बीवी को नहीं लाए, ये तो गलत बात है। मैं तो सोच रहा था कि मैं सबसे तुम्हारी बीवी को भी मिलवाऊंगा। तो आदित्य बोला, भाई को डर है कि कोई उनकी बीवी को चुरा ले जाएगा, इसलिए लेकर नहीं आए। और सब दांत दिखाने लगे। तो अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा। मिस्टर वशिष्ठ जोर से हंस पड़े। अश्वथ के कंधे को थपथपाते हुए वो बोले, कोई बात नहीं। मिस्टर वशिष्ठ हंसते हुए बोले, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी ऐसी ही हरकत करता था। तभी मिसेस वशिष्ठ भी आ गई और बोली, पता है, ये मुझे 4 साल तक अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए, जब तक मैं एक बच्चे की मां नहीं बन गई। तो सबने मिसेस वशिष्ठ को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर वशिष्ठ ऐसा भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने मिसेस वशिष्ठ का भी आशीर्वाद लिया। मिसेस वशिष्ठ अश्वथ को छेड़ते हुए बोली, तुम भी अपने अंकल की तरह कर रहे हो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई चुरा ले जाएगा? तो अश्वथ बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। तो मिस्टर वशिष्ठ हंसने लगे। अश्वथ बोला, मैं सच कह रहा हूं। बात तो यह है कि उसकी तबीयत खराब है
तो मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मिसेस वशिष्ठ बोली, तबीयत खराब है या फिर तुमने उसे बहुत परेशान किया है? ये सुनकर सारे लड़के हंसने लगे। अब्रम दांत दिखाते हुए बोला, आंटी, आपको तो पता ही है ना, हमारे अश्वत्थ साहब को रोमांस का ABCD भी नहीं आता, क्या खाक परेशान करेगा? तो मिसेस वशिष्ठ बोली, ऐसा नहीं बोलते, शादी होने के बाद हर आदमी ये सीख जाता है, और ये तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्यों? और अश्वत्थ के कान खींचने लगी। सबको बड़ा मजा आ रहा था अश्वत्थ की खिंचाई करने में। अश्वत्थ भी हंस पड़ा। तभी आदित्य बोल पड़ा, वैसे ये आपने सही कहा, मेरा भाई भी लगभग सीख चुका है, मतलब जल्द ही मेरे चाचा बनने की डिजायर पूरी होने वाली है। तो मिस्टर वशिष्ठ और मिसेस वशिष्ठ ये सुनकर हैरान रह गए और अश्वत्थ को देखने लगे। अश्वत्थ ऊपर की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े। कोई उनकी बातें तो नहीं सुन पा रहा था, पर सब समझ पा रहे थे कि कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, और सब हैरान भी थे क्योंकि अश्वत्थ बहुत कम ही हंसता था। उसका हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए तो 100 साल तपस्या करने जैसा था, और उन्हें आज अश्वत्थ में काफी चेंजेस भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें दूर से मिस्टर तारुष आर्यन और उसका बेटा रेयान आर्यन देख रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर आर्यन के दिल में एक दर्द सा उठने लगा। रेयान भी उन्हें देखकर मन में सोचने लगा, क्या वो सब एक साथ फैमिली की तरह नहीं रह सकते? जैसे अश्वत्थ सबको अपना फैमिली मेंबर मानता है, क्या उन्हें नहीं मान सकता? फिर वो सब अंदर आए और मिसेस वशिष्ठ और मिस्टर वशिष्ठ ने उनके लिए एक VIP टेबल बुक कर रखा था, वहां ले गए। वहां जाते ही सब के सब पैर पसार कर बैठ गए। अश्वत्थ ने जब उन्हें घूर कर देखा तो सब वेल मैनर्स के साथ बैठ गए। ये देखकर मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा, तुम अपनी प्रजा पर ज्यादा ही अत्याचार नहीं कर रहे हो? ये सुनकर ओरियन बोला, हाँ अंकल, हम पर ज्यादा ही अत्याचार करने लगा है। देखिए ना, शादी हो गई है, बीवी पर ध्यान देने के बजाय हम लोगों पर ध्यान देता है। इसे तो जल्दी से हमें गुड न्यूज सुनानी चाहिए। अश्वत्थ मन में सबको 1000 गालियां दे रहा था। सब लोग फिर से उसकी खिंचाई कर रहे थे। वो बोला, हेलो, बच्चा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है कि ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय देने आ गया। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, देखो बेटा, मेरा बेटा जब 26 साल का था तभी उसकी शादी हो गई, और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, और तुम अभी तक कुंवारे हो, इसलिए सबको चिंता हो रही है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा। तो मिस्टर वशिष्ठ जल्दी से बोले, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जल्दी बुरा मान जाते हो। तुमने सही कहा, जब तुम्हारी मर्जी हो बेबी प्लानिंग कर लो। और वहां से निकल लिए। ये देखकर सब हंसने लगे। तभी मिसेस वशिष्ठ बोली, ठीक है, मैं भी दूसरे मेहमानों को देखती हूँ, और चली गईं। उनके जाने के बाद मिस्टर वशिष्ठ का बेटा अभय आ गया और बोला, तो आखिर हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के गले में भी शादी का पट्टा पड़ ही गया। ये सुनकर सब हंसने लगे। अश्वत्थ ने सबको घूर कर देखा। तब तक अभय भी बैठ चुका था। अभय बोला, तुम भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? तो अश्वत्थ कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बीवी को लेकर उड़नछू हो जाएगा? ये सुनने के बाद अश्वत्थ अपनी आईब्रो कसते हुए बोला, हाँ, यही बात है, इसीलिए लेकर नहीं आया। सबको बता दो जाओ माइक लेकर। तुम लोग तो इसे सीक्रेट रखने के बजाय पब्लिकली अनाउंस करने में लगे हुए हो। तो सब लोग अपने कान पकड़कर बोले, सॉरी। अभय बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड? और चुप हो गया, क्योंकि ये सुनने के बाद सबके चेहरे सीरियस हो गए थे। सबको अच्छे से पता था कि अश्वत्थ और आदित्य अपने डैड से कितनी नफरत करते थे। इवन वो लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। आदित्य और अश्वत्थ को जो पसंद नहीं था वो उनको भी नहीं पसंद था। वो सब उनके लिए लॉयल थे। अब्रम माहौल को ठीक करते हुए बोला, क्या तुम लोग भी ऐसी बातें कौन करता है? ठीक है, आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या हम उनके आशीर्वाद लेने चलें? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला।
वो लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। अभय अश्वथ को चेंज होते हुए देख पा रहा था। वो मन में बोला, चलो अच्छी बात है, अश्वथ सेटल हो गया है। गॉड प्लीज अब इसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत मत लाना। ये प्रे किया ही था कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से सब वाकिफ थे। ये आवाज सुनकर सब चिढ़ गए। उन्होंने देखा लेकिन अश्वथ ने नहीं देखा। वो अपनी वाइन का ग्लास हिलाए जा रहा था तो आदित्य बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूटी किस्मत है। वशिष्ठ अंकल को क्या जरूरत थी इस छिपकली के खानदान को इनवाइट करने की। इसको देखकर तो मुझे खून की उल्टियां करने का मन करता है। सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। वो कोई और नहीं, चारवी सहाय थी। उसने एक बहुत ही महंगा और स्ट्रैपलेस गाउन पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसने इतना सारा मेकअप जो लगा रखा था। वो एकदम परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी उसकी खूबसूरती लाइमलाइट बनी हुई थी। वो अपना गाउन पकड़कर नजाकत से चलते हुए आते हुए बोली, हेलो गाइस, और अश्वथ को देखकर बोली, वाओ यू आर लुकिंग डैशिंग, अनबिलीवेबल। ये सुनकर अभ्रम बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो जो बिलीव नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर चारवी को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर वो उन सब के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है तो अश्वथ कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वो वहां पर बैठने के लिए सीट देखने लगी, पर वहां पर एक भी चेयर अवेलेबल नहीं था और ना ही कोई उसे बैठने देना चाहता था क्योंकि वो बीच में कबाब में हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो अच्छा खासा एंजॉय कर ही रहे थे कि उसकी शक्ल देखनी पड़ गई और सबका मूड खराब हो रहा था। ओरियन सेल्वन के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर फेंक सकता है। कसम से मैं पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। फिलहाल उसने ये धीमी आवाज में कहा था, इसलिए चारवी ने नहीं सुना। सेल्वन बोला, डोंट वरी, इससे हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बिग बॉस ने शादी कर ली है और दादाजी इससे तो शादी नहीं कराएंगे क्योंकि अब तो वो यंग मैडम को बहुत पसंद करते हैं और ये मेकअप की दुकान यंग मैडम के सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रत्युष बोला, वो तो ठीक है, अगर ये ज्यादा देर तक यहीं रही तो मैं बता रहा हूं मैं यहां नहीं रहने वाला। तो आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार जो जाने की बात की तो तुम उसके लिए सीट छोड़कर जाने वाले हो, बेवकूफ आदमी। तो प्रत्युष बोला, मैं सीट भी लेकर जाऊंगा समझे। चारवी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। वो क्या कह रहे हैं ये तो नहीं सुन पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं हैं। उसे उससे मतलब नहीं था, उसे तो अश्वथ को रिझाने से मतलब था। वो बोली, देखो ना अश्वथ, कितनी अच्छी म्यूजिक बज रही है, लोग डांस भी कर रहे हैं, चलो ना हम भी डांस करते हैं। तभी ओरियन बीच में बोल पड़ा, अश्वथ हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अश्वथ मन में बोला, मेरे दोस्त बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। आदित्य भी बोल पड़ा, हाँ भाई आप मेरे साथ चलो, और अश्वथ का हाथ पकड़ लिया। तो चारवी बोली, तुम लोग लड़के हो और उसके साथ कपल डांस करोगे। तो आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। वो मन ही मन चारवी को मर जाने का श्राप दे रहा था। वो मन में बोला, तुम्हें तो एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी, तुम बहुत बुरी हो। ये जो तुम दिखाती हो ना कि तुम कितनी अच्छी हो, ये सिर्फ एक मुखौटा है। वो कुछ नहीं बोला। अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, क्या तुम भूल रही हो मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी चुड़ैल के साथ भी नाचने को तैयार हूं पर तुम्हारे साथ नहीं। तो जाकर किसी और पर ट्राई करो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं हूं और ना ही तुम मुझे इंप्रेस कर सकती हो, सो प्लीज गो। तो चारवी इतराते हुए बोली, क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारे दादाजी मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तुम्हें तो मेरे साथ एक दिन शादी करनी ही है, तो इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो। तो अश्वथ ने उसे अपनी गुस्सैल नजरों से देखा।
उसे देखने के बाद चार्वी एक पल के लिए डर गई। वो बोली, तुम इस सच को नहीं बदल सकते, समझे? तो अश्वथ के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो कुछ नहीं बोला। चार्वी पैर पटकते हुए चली गई। तभी आदित्य की नजर एक बिजनेसमैन पर पड़ी जो उनकी तरफ ही आ रहा था। वो अपना सिर प्रत्युष के कोट के अंदर छुपाने लगा तो प्रत्युष उसे दूर करते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या मेरी इज्जत लूटने की सोच रहे हो इतनी ऑडियंस के बीच, पागल आदमी? तो आदित्य बोला, तुम्हारी इज्जत कौन लूट रहा है? मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूं। तो अभ्रम बोला, क्या तुम्हारे पीछे कोई लड़की पड़ी है? तो आदित्य बोला, लड़की नहीं, बिजनेसमैन पड़ा है। ये सुनकर सब उसे देखने लगे। वो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदित्य उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बोला, उधर देखो मिस्टर कल्याण, और इशारा किया तो सबने उस तरफ देखा। तभी ओजस बोला, वो तो 2 दिन पहले हमसे बिजनेस डील करने के लिए आए थे और तुमने की भी थी, फिर तुम उनसे इतना डर रहे हो? वो तो बहुत जेंटलमैन इंसान है और वो तो यंग भी नहीं है, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे? तो आदित्य बोला, इन्हें हमारी और पेंटिंग्स बनाई थी, याद है? तब तो सबने हाँ में सिर हिलाया। तो आदित्य बोला, उन सारी पेंटिंग्स को हमने फ्रेम करवा लिया था और अपने अपने पास रख लिया था। मैंने अपना सबसे क्यूट वाला पेंटिंग अपने ऑफिस के कैबिन में दीवार में टांग रखा है, पता है? मिस्टर कल्याण जब आए थे और जब जा रहे थे, उनकी नजर पेंटिंग पर पड़ी और वो पूछने लगे कि किसने बनाया है। उन्हें भी अपनी रेस्ट इन पीस वाइफ की पेंटिंग बनवानी है। उन्होंने बहुत तारीफ भी की, इतनी कि मैं तो पक गया। मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। वो तो मेरी पेंटिंग खरीदने की सोच रहे थे। वो बोल रहे थे कि कितना भी बोलूं उससे 2 गुना ज्यादा देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी क्यूट फेस वाली पेंटिंग को बचाया है। मैं उन्हें नाम नहीं बता रहा था कि किसने बनाया है, तो वो मेरी पेंटिंग ले जाने के लिए रेडी थे। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं हर रोज इतना क्यूट नहीं दिखता हूँ। अब भाभी रोज रोज तो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग नहीं बनाएंगी ना। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगा कि कब वो उस आर्टिस्ट से मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेंटिंग बनाने वाला बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे टैलेंटेड इंसानों को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं। वो ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने में हेल्प करते हैं। उनका यही बिजनेस है। ये सुनने के बाद अश्वथ कुछ सोचने लगा। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी भी तो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। अश्वथ बोला, फिर मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तो आदित्य हैरान रह गया और बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा कह रहा है, आप मुझे पीटने वाले नहीं हो? तो अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हर बात पर पीटता रहता हूँ? तो आदित्य ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो अश्वथ बोला, जाकर मिस्टर कल्याण को रिस्पेक्टफुली लेकर आओ, मुझे बात करनी है। तो सब लोग हैरान रह गए। आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, पर क्यों? बाकी सबको समझ आ गया था कि अश्वथ क्यों मिस्टर कल्याण से मिलना चाहता है, पर आदित्य तो बुद्धू था, उसे समझ नहीं आ रहा था। अश्वथ बोला, जितना कहा है उतना करो, अपना अलग से दिमाग मत लगाओ। तो आदित्य जल्दी से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए मिस्टर कल्याण के पास गया और अचानक से रुका कि मिस्टर कल्याण भी डर गए। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। आदित्य उनको ग्रीट करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, और ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको जरूर पागल खाने से भागा हुआ पागल लगता हूं ना? तो मिस्टर कल्याण उसे अजीब नजरों से घूरने लगे और मन में बोले, ये इतना फनी क्यों है, लोगों को हंसाते फिरता रहता है। और कहा, नहीं, मुझे तुम पागल नहीं लगते, तुम काफी फनी हो। तो आदित्य हंसने लगा। तभी ओरियन बोला, ये मिस्टर कल्याण को बुलाने गया है कि हंसी मजाक करने गया है? ये किस बात पर हंस रहा है? तो ओजस बोला, वो बिना बात के भी हंसते ही रहते हैं, टॉपिक ना हो तो भी हंसेगा। तो ओहस बोला, अब रहने भी दो, ले आएगा। आदित्य ने कहा,
जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने अपने भाई को मना लिया है। और थोड़ा अपने लिए तारीफ सुनने के लिए बोला, आपको पता ही है, मेरे भाई किसी से भी नहीं मिलते। आपको पता है मैंने उन्हें मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तब जाकर वो माने हैं। मिस्टर कल्याण बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने आदित्य के सफेद झूठ को पकड़ लिया। उन्हें मन में बहुत हंसी आ रही थी। वो बोले, क्या क्या किया तुमने? तो आदित्य चुप हो गया और बोला, आप जानकर क्या करेंगे? आपको अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवानी है ना? बनवानी है ना? तो मिस्टर कल्याण ने हाँ में हामी भरी। तो आदित्य बोला, फिर चलिए। और फिर उन्हें लेकर आया तो ओहस अपनी सीट से उठ गया और उन्हें बैठने के लिए कहा। मिस्टर कल्याण ने अश्वथ को ग्रीट किया। अश्वथ और बाकी सब ने भी उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर कल्याण बोले, आपके भाई ने कहा उन्होंने आपको बहुत मुश्किल से मनाया है। आदित्य बैठा ही था कि वो हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर कल्याण आते ही उसका भांडा फोड़ देंगे। वो मन में मिस्टर कल्याण को कोस रहा था। आदित्य बात बदलते हुए बोला, भाई आपको क्या बात करनी थी उनसे? सीधे पॉइंट पर आइए ना। तो अश्वथ बोला, तुम लोग चुप रहोगे तब तो मैं बोलूंगा ना। मैं कहां बोल रहा हूं? तो आदित्य चुप हो गया। सबको बड़ी हंसी आ रही थी। मिस्टर कल्याण बोले, मिस्टर आर्यन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि क्या मैं उस आर्टिस्ट से अपनी वाइफ की पेंटिंग बनवा सकता हूं? एक्चुअली मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट से उसकी पेंटिंग बनवाई है, लेकिन मैं जो भाव अपनी बीवी के चेहरे पर देखता था, यानी कि मेरे लिए प्यार, चिंता, उन सब इमोशंस को वो सब उस पेंटिंग में बिल्कुल भी शो नहीं कर पाते हैं। मैं किसी भी पेंटिंग से खुश नहीं हूं। लेकिन जब मैंने आपकी भाई की पेंटिंग देखी, मुझे लगा एक बार मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए। मेरी वाइफ को गुजरे हुए 4 साल बीत गए हैं। मेरी वाइफ ने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और एक उसकी याद में पेंटिंग बनवाना चाहता हूं जिसमें इमोशंस हो। अश्वथ अच्छे से समझ पा रहा था कि मिस्टर कल्याण क्या कहना चाहते हैं। वो बोला, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं आप अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हैं। तो मिस्टर कल्याण बोले, तो क्या वो आर्टिस्ट मेरी वाइफ की पेंटिंग बना सकता है? तो अश्वथ बोला, आई मेक श्योर वो आपकी वाइफ की पेंटिंग बना लेगी। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और बोले, क्या वो एक फीमेल आर्टिस्ट है? तो अश्वथ बोला, शी इज माई वाइफ। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए और मन में बोले, कल तक तो मिस्टर आर्यन इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, अचानक से शादी कर ली। और अश्वथ को कांग्रेचुलेट करते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन मिस्टर आर्यन। तो अश्वथ बोला, क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? तो मिस्टर कल्याण बोले, मैं आप पर फेवर? आप तो मुझ पर फेवर कर रहे हैं। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो अश्वथ बोला, मेरे भाई ने बताया कि आप टैलेंटेड आर्टिस्ट को फेम दिलाने में हेल्प करते हैं, उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाते हैं। बात यह है कि मेरी वाइफ के लिए भी एक ऐसे इंसान की खोज कर रहा हूं जो उसकी हेल्प कर सके। क्या आप ये कर सकते हैं? तो मिस्टर कल्याण खुश होते हुए बोले, अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपके लिए कुछ करना, ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। और मैंने पेंटिंग देखी है और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी वाइफ 100% टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो अश्वथ बोला, ठीक है, तो फिर कल हम आर्यन पैलेस में मिलते हैं। आप अपनी वाइफ की कोई फोटोग्राफ लेकर आइएगा। मेरी वाइफ कल आपकी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। तो मिस्टर कल्याण बोले, क्या आपकी वाइफ यूनिवर्सिटी में टीचर है? तो ये सुनकर अभ्रम, जो वाइन पी रहा था, अचानक से उसके मुंह से निकल गया। सब उसे देखने लगे क्योंकि वो एक फव्वारे के साथ ओरियन और ओजस के कपड़ों से होते हुए निकला था। ओरियन चिढ़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो? तो अभ्रम बोला, सॉरी, मिस्टर कल्याण ने टीचर कहा तो निकल गया। तो मिस्टर कल्याण बोले,
टीचर नहीं है तो फिर? तो बीच में ही ओजस टिश्यू पेपर से अपने कोट पर लगे वाइन को पोंछते हुए बोला, वो टीचर नहीं है, वहां स्टूडेंट है और आर्ट में सेकंड ईयर में है। ये सुनकर मिस्टर कल्याण हैरान रह गए। उनकी शक्ल देखकर कोई भी कह सकता था कि उन्होंने कोई ऐसी चीज सुन ली है जो कोई भी सुनकर विश्वास नहीं कर सकता है। वो हैरान होते हुए बोले, स्टूडेंट, वो भी आर्ट में सेकंड ईयर? मतलब क्या वो अभी अभी 21-22 की है? तो आदित्य अपने मुंह में एक स्वीट भरते हुए बोला, नहीं मिस्टर कल्याण, वो तो अभी 23 की है। आदित्य बहुत मासूमियत के साथ बोला था। मिस्टर कल्याण नॉर्मल होते हुए बोले, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। प्यार तो किसी एज में किसी भी लड़की लड़के से हो सकता है। वो आपसे शायद 10-11 साल ही छोटी होगी। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। मिस्टर कल्याण मन में ही बोले, आखिर वो कौन है जिसने इस शहर के सबसे पावरफुल, अमीर और मोस्ट डेंजरस आदमी का दिल जीत लिया? वो सच में बहुत स्पेशल होगी। क्या पता वो स्वर्ग से आई हुई कोई एंजल हो। और आदित्य ने जैसे ही कहा था कि 23 साल, वो मन में ही अश्वथ को देखकर उसकी वाइफ की इमेज बनाने लगे कि उसकी वाइफ कैसी होगी। अश्वथ बोला, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि मेरी शादी हो गई है। आपको तो पता ही होगा कि मेरी इस वक्त पोजीशन क्या है। तो मिस्टर कल्याण समझते हुए बोले, मैं समझ सकता हूं, डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। फिर वो चले गए। ओहस जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और वो भी आदित्य की तरह खाना अपने मुंह में ठूसने लगा। अश्वथ ये सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी छोटी सी वाइफ के लिए एक मेंटोर खोज लिया है। वो अब पार्टी में रुकना नहीं चाहता था। वो जल्दी से जाकर टिया को अपनी बाहों में भरकर बताना चाहता था कि वो उसका हर सपना पूरा करेगा, चाहे वो कोई भी सपना क्यों ना हो। सब लोग खाना खा रहे थे, जबकि अश्वथ मन में यही सब सोच रहा था। अश्वथ को उसके डैड दूर से ही बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें आज अश्वथ काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा था। आज उसके चेहरे पर जो चमक थी पहले से काफी अलग थी और बार बार अश्वथ के होठों के किनारों पर स्माइल आ रही थी। पर अश्वथ की फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये बात जाहिर थी कि अश्वथ का उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये पता लगा पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था और उसकी गहरी काली आंखें तो राज से भरी हुई थी। उसे देखकर तो कोई भी उसकी गहराइयों में फंस सकता था। रेयान ने जब अपने डैड को अश्वथ को देखते हुए पाया तो वो बोला, डैड। तो मिस्टर आर्यन बोले, आज अश्वथ काफी बदला बदला लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अब बदल रहा है। मैंने कभी भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। जितनी बार भी उसे देखा है वो हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन आज वो खुलकर हंस रहा है। उसकी हंसी बनावटी नहीं है। तो रेयान ने भी अश्वथ को देखा। अश्वथ हाथ में फोर्क पकड़े एक परफेक्ट पोस्चर में चेयर पर बैठा था और सोच में खोया हुआ था और बार बार उसके होठों के किनारों पर स्माइल आ जा रही थी। रेयान ये बात झुटला नहीं सकता था कि अश्वथ किसी तराशे हुए हीरे की तरह था, एकदम परफेक्ट। सर से पांव तक वो एकदम परफेक्ट था। उसकी स्लिम पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट अश्वथ के पास तो खूबसूरत मर्दों की एक फौज थी। कोई भी झुटला नहीं सकता था कि वो लोग किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं थे। आदित्य अपने भाई को देखकर बोला, भाई क्या सोच रहे हो? खाना खा लो, क्योंकि भाभी खाना खाकर सो गई होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको आधी रात को खाना बनाकर खिलाएंगी तो ये गलत है। आपको ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए। आखिर आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, चुपचाप खाना खाओ वरना तुम्हारा खाना पीना बंद करवा दूंगा। तो आदित्य ने अजीब सा मुंह बनाया। वो काफी फनी लग रहा था। ये देखकर रेयान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हालांकि वो लोग काफी दूर बैठे हुए थे
और वो लोग क्या बातें कर रहे थे ये नहीं सुन रहे थे। लेकिन आदित्य, जो काफी हंसमुख इंसान था, उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर तो कोई भी खिलखिलाकर हंस सकता था। रियान को कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि वो लोग उन्हें क्यों अपनाना नहीं चाहते। वो भी उनके साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता था, पर उसे पता था कि उनकी फैमिली में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो बोला, आदित्य बहुत फनी है। तो मिस्टर आर्यन ने एक आह भरी। वो कुछ नहीं बोले। तभी उस हंसी मजाक करते हुए ग्रुप में एक आतंकवादी अपना प्लेट लेकर घुस आई। वो कोई और नहीं, चारवी थी। उसे देखकर सबको बहुत गुस्सा आने लगा। चारवी बोली, क्या मैं भी डिनर कर सकती हूँ? तो इस बार आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और बोला, एक काम करो, हम सब लोगों का खाना खा जाओ, बैठो, वैसे भी हम लोग अभी जाने वाले हैं। उसका जवाब सुनकर चारवी उसे गुस्से में घूरने लगी और बोली, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूं, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? तो आदित्य आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम मेरी होने वाली भाभी? माय फुट, तुमने क्या फ्यूचर देख लिया है कि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो जाएगी? तुम्हें क्या लगता है दादाजी को बेवकूफ बना सकती हो तो क्या हमें भी बना सकती हो? और हम लोग भाई की शादी तुम्हारे साथ होने देंगे? नेवर। तो ये जो तुम हर किसी को बताती फिरती हो ना कि मेरा भाई बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला है, एक दिन तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हें बड़ा शौक है ना डींगे हाँकने का कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की के लिए आर्यन खानदान अपने खानदान की इज्जत कम करना चाहेगा? ये नजारा देखकर अभ्रम भी बोला, देखिए मिस सहाय, क्या आपको समझ नहीं आता? अश्वथ तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, 0% भी नहीं। फिर क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी हो? तुमने तो अपने बॉयफ्रेंड को तो छोड़ दिया और अपना अबॉर्शन भी करवा लिया, और इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम दुनिया को ऐसी दिखाती हो जैसे कि तुम इस दुनिया की सबसे प्योर लड़की हो। ये सुनकर चारवी एकदम बर्फ की तरह जम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ये सीक्रेट वो लोग जानते होंगे। वो कुछ नहीं बोल सकी। अश्वथ बोला, मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इतने बड़े एम्पायर का ओनर हूं? बिल्कुल गलत। वो क्या है ना, हम लोग वो नहीं हैं जो तुम जैसे कई लोगों को उनकी असलियत दिखाएं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दादाजी को इम्प्रेस करके मुझसे शादी कर लोगी और मेरी रियासत की महारानी बन बैठोगी? तुम हो क्या, मुझे बताओ। हाँ, ये सच है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत बड़ा है, तुमसे कई अमीर लड़के शादी करना चाहते हैं, पर असल में तुम्हारा स्टेटस इतना गिरा हुआ है कि मैं तो तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। जो अपने बॉयफ्रेंड को दौलत के लिए छोड़ सकती है, अपने बच्चे को मरवा सकती है, वो लड़की आर्यन खानदान की बहू कभी बन ही नहीं सकती। और जो ये तुम हर किसी को बताती फिरती हो ना कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, तो तुम्हें बता दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। उससे अच्छा मैं किसी भूतनी से क्यों ना शादी कर लूं, वो भी तुमसे बेटर होगी। और ये जो दादाजी का नाम लेकर हम लोगों को परेशान करती रहती हो ना, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, दादाजी अब नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो। तो जो तुम मुंह उठाकर आर्यन पैलेस आती हो ना, दोबारा मत आना। अगर मुझे कभी आर्यन पैलेस में दिखी तो तुम्हें धक्के मरवाकर घर से बाहर निकलवाने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे लायक हो? कभी खुद को देखा है कि तुम मेरे लायक हो? या फिर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी भी सेंस नहीं है जो मुझसे शादी करने का सोच लिया और बेशर्मों की तरह हर किसी को बताती रहती हो? ये सुनकर चारवी डर से कांपने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अश्वथ उसकी सच्चाई जानता है। ओरियन बोला, क्या तुम भूल गई हो कि बिग बॉस कौन है? वो इस शहर के सबसे रिच और पावरफुल पर्सन है और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। तो चारवी को अब डर लगने लगा। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अश्वथ कितना खतरनाक है। उसे लोग ऐसे ही डेविल नहीं कहते हैं। अश्वथ धोखा देने वालों को रातों रात गायब करवा देता था। उनके साथ क्या होता था ये बात कोई नहीं जानता था।
चार्वी को अब डर लगने लगा कि कहीं अश्वथ उसके साथ भी ऐसा कुछ ना करे। वो खुद को कोस रही थी कि वो ये बात कैसे भूल सकती है कि अश्वथ कितना पावरफुल और कितने बड़े अंपायर का मालिक है। उसके कितने बड़े बड़े कनेक्शन हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी। अश्वथ बोला, अगली बार अगर तुम्हारी शक्ल देखने को मिली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो प्लीज गेट आउट। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना जो मुझे धोखा देते हैं या धोखा देने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। चार्वी वहां से रोते हुए भाग गई। उसे ऐसे रोते हुए जाते हुए मिस्टर आर्यन की बीवी जयना ने देख लिया और उनकी बेटी ने भी। चरन्या बोली, मम्मी चार्वी को क्या हुआ? वो तो अश्वथ के पास गई थी ना? तो जयना बोली, मुझे क्या पता, वैसे भी वो चार्वी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। क्या पता उसने उसकी इंसल्ट कर दी हो। अगर चार्वी ने हमारा काम करने से मना कर दिया तो हम कभी भी उस पैलेस में एंटर नहीं हो पाएंगे। तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से मैंने इस बेवकूफ लड़की को इस काम के लिए राजी करवाया, ये कहकर कि अगर अश्वथ से उसकी शादी हो जाती है तो वो रानी की तरह रहेगी। और ये रोते हुए कहाँ जा रही है? फिर वो दोनों भी बाहर चली गईं। चार्वी घर चली गई थी। जयना और चरन्या हैरान रह गई थी। जयना गुस्से में बोली, ये बेवकूफ लड़की कहाँ चली गई? चरन्या बोली, मम्मी आप क्या करेंगे? तो जयना बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस आलीशान पैलेस में घुसना ही होगा। तो चरन्या बोली, बट मॉम हमारे पास भी तो पैसा, स्टेटस सब कुछ है। तो जयना उसके सिर को मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, हमारे पास जो है तुम्हें लगता है वो काफी है? उनके पास देखो कितना पैसा है, कितनी पावर है। वो चाहे तो पूरे इंडिया को खरीद सकते हैं और उनका घर कितना महंगा है और लग्जूरियस है। तो चरन्या बोली, आई नो मॉम, पर डैड ये कभी नहीं मानेंगे। हमारे पास सब कुछ है, उन्होंने हमें सब दिया है। तो जयना बोली, हाँ दिया नहीं है, मैंने उस ओमजा से छीना है, समझी? तब जाकर तुम लोग ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वरना कहीं सड़क पर पड़े होते, समझी? आज तक तारुष को नहीं पता कि तुम उसकी बेटी हो ही नहीं। ये सुनकर चरन्या बोली, आई नो मॉम, आप बार बार क्यों याद दिलाती हो? तो जयना बोली, तो तुम भी मुझे ये मत कहो, मैंने ऐसी ऐशो आराम की लाइफ के लिए क्या क्या किया है तुम नहीं जानती। अब चलो, बाद में सोचते हैं इस चार्वी सहाय का करना क्या है। और वापस अंदर आ गए। मिस्टर वशिष्ठ ने पार्टी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने पर रखी थी और साथ ही अब वो बिजनेस से रिटायर होने वाले थे और उनके बिजनेस का वारिस उन्होंने अपने इकलौते बेटे अभय वशिष्ठ को अनाउंस कर दिया था। सब तालियां बजाने लगे। जयना चरन्या से बोली, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे डैड अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे को ऐसे ही दे दें और हम सब भीख मांगते फिरें? तो चरन्या इरिटेट होते हुए बोली, मम्मी उनके पास पहले से ही इतना पैसा है, हम उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। आप इतनी लालची कैसे हो सकती हैं? क्या आपको इतना पैसा कम पड़ रहा है? और अपने भाई और डैड के पास चली गई। चरन्या मन ही मन अपनी माँ से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसकी वजह से आज वो एक सिंगल पेरेंट बनकर रह गई थी। उसने उसके प्यार को उससे दूर कर दिया था और तो और बार बार ये याद दिलाती थी कि मिस्टर आर्यन उसके सगे पिता नहीं हैं, जबकि मिस्टर आर्यन उससे बहुत प्यार करते थे। वो हर चीज लाकर देते थे जो वो उनसे मांगती थी। जयना हमेशा यही कहती थी, जिस दिन मिस्टर आर्यन को ये बात पता चलेगी वो अपने बेटों के पास चले जाएंगे उन्हें छोड़कर। चरन्या मन में बोली, हालांकि मुझे ये समझने में बहुत देर हो गई, आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया और आज मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आपकी वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन आपको बस पैसा 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 लेकर क्या कब्र में भी जाएंगी। ये तो सच था कि चरन्या अपनी माँ से बहुत नफरत करती थी,
पर वो दिखाती नहीं थी, वरना उसका गुस्सा देखकर तो जयना मर ही जाती। एक वक्त था जब चरन्या ने अपनी माँ की बातों में आकर अश्वथ को बहुत बुरी तरीके से एक गहरा जख्म दिया था। ये कुछ 8 साल पहले की बात थी। उसने एक लड़की और अश्वथ का नाम खराब करने की कोशिश की थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ओरियन की बहन थी, जिसके साथ अश्वथ के नाजायज संबंध है, ये कहकर नाम खराब कर दिया था। ओरियन की बहन शिप्रा, जिसकी शादी होने वाली थी, ये खबर फैलते ही लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था और शिप्रा को बहुत बुरा भला भी कहा था, यहां तक कि उसे कैरेक्टरलेस भी कहा था। शिप्रा बहुत मासूम और सेंसिटिव लड़की थी। अश्वथ और उसके बीच भाई बहन का रिश्ता था। वो ये बात सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी। इस बात से उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, क्योंकि उस वक्त अश्वथ अपनी कामयाबी के 7वें आसमान को छू रहा था। इस वजह से उसके बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ा था और वो शिप्रा को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। अश्वथ उस टाइम डिप्रेशन में चला गया था और 1 महीने तक अपने रूम में ही लॉक था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से सारा मामला समझ आ गया और जल्द ही असली न्यूज भी दुनिया के सामने आ गई। तब से ही अश्वथ चरन्या से बेइंतहा नफरत करता था। यही नहीं, आर्यन फैमिली के सब लोग उन सब से बेइंतहा नफरत करते थे। आखिर उन्होंने एक मासूम लड़की की जान ली थी, जो उनकी बहन थी। ये बात सबको पता थी कि ये चरन्या ने किया है, लेकिन दुनिया के सामने इस बात को छुपाया गया था। दादाजी इतने भी पत्थर दिल नहीं थे कि वो उन लोगों के साथ भी वैसा ही करते। अश्वथ को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। चरन्या को बहुत बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि आर्यन फैमिली चरन्या और रेयान से पहले नफरत नहीं करते थे, पर उस इंसिडेंट के बाद उनसे भी नफरत होने लगी थी उन्हें। और अब तो ऐसा हो गया था कि अगर वो लोग उनके सामने अपनी जान भी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उन्हें। इसके बाद अश्वथ और उसकी फैमिली ने जाने के लिए मिस्टर वशिष्ठ से परमिशन मांगी। तो मिस्टर वशिष्ठ अश्वथ को छेड़ते हुए बोले, अच्छा, तो अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम पार्टी में और रुकना नहीं चाहते? आखिर हर मर्द शादी होने के बाद बदल ही जाता है। ये सुनकर अश्वथ का मुंह बन गया। वो कुछ नहीं बोला। तो आदित्य बोला, अरे अंकल, ऐसा नहीं है। दरअसल कल हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, और तो और कल भाई का शेड्यूल सुबह से ही बहुत बिजी है। उन्हें बहुत सारी डीलिंग करनी है। उनके पास तो सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। आप शादी का नाम लेकर मेरे भाई को छेड़ नहीं सकते। तो मिस्टर वशिष्ठ हंस पड़े और बोले, बेटा, आदमी कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी बीवी के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेता है। तो अभ्रम बोला, आपको गलतफहमी हुई है अंकल। अरे भाभी तो यूनिवर्सिटी भी जाएंगी ना, कहाँ टाइम मिलेगा। तो मिस्टर वशिष्ठ उसे घूर कर देखने लगे। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभ्रम कोई बहुत बड़ा बेवकूफ हो। अभ्रम बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उसने इत्तू सा मुंह बनाकर कहा था। मिस्टर वशिष्ठ बोले, बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो अभ्रम बोला, नहीं अंकल, क्यों? तो मिस्टर वशिष्ठ उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, तुम नहीं समझ सकते, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती या फिर कोई लड़की नहीं पटा लेते। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। बेचारा अभ्रम मुंह बनाता रह गया। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, अब देखो भाई, तुम लोगों के सबसे अखंड सिंगल आदमी की शादी हो गई है। अब ये बताओ, इसके बाद किसकी बारी है? तो ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य बोला, मैं तो चाचा बनने के बाद ही शादी करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं बच्चा हूं। तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, मैंने तुमसे नहीं पूछा बेटा, मुझे पता है तुम बच्चे हो। तो ये सुनकर आदित्य उन्हें घूर कर देखने लगा। तो मिस्टर वशिष्ठ सेल्वन को देखने लगे। सेल्वन उनको देखकर एक पल के लिए सकपका गया और बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो मिस्टर वशिष्ठ बोले, तुम कब शादी कर रहे हो? तो सेल्वन ये सुनकर शॉक रह गया
और बोला, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मिस्टर वशिष्ठ कुछ नहीं बोले और हंस पड़े। अभ्रम बोला, अंकल अब हम चलते हैं। एक दिन हम आपके घर डिनर पर आएंगे और अश्वथ की तरफ से हम वादा करते हैं कि आप उनकी वाइफ से जरूर मिलेंगे। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। तो अभ्रम धीरे से बोला, देख यार, तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी तुम्हारी इतनी खिंचाई हो रही है। हम लोग तो सिंगल लोग हैं, तुमसे ज्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है। तुम क्या यही चाहते हो? अंकल वशिष्ठ घुमा फिराकर हमारी बेइज्जती ही कर रहे हैं। तो अश्वथ बोला, हाँ। फिर वो लोग जाने लगे। अश्वथ ने अपना फोन निकाला और ऑन करके टाइम देखने लगा। हालांकि उसने रिस्ट वॉच भी पहन रखी थी, लेकिन उसने फोन में ही टाइम देख लिया और कुछ सोचते हुए कांटेक्ट नंबर को देखने लगा। उसने टिया का नंबर लिटिल वाइफ के नाम से सेव कर रखा था। अगर ये उसके दोस्त और उसके भाई देख लेते तो वो लोग यकीन नहीं कर पाते कि अश्वथ कब से इतना रोमांटिक हो गया है। अश्वथ अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए चल रहा था और बाकी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए। आदित्य ने ओरियन का हाथ पकड़ रखा था। ओरियन बार बार उसका हाथ झटक रहा था। आदित्य बोला, तुम मेरा बार बार हाथ क्यों झटक रहे हो? तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ रहा हूं। तो ओरियन बोला, हम लोग लड़की नहीं है, लड़के हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग हम दोनों को गलत समझेंगे, इसलिए ऐसा मत करो। तो आदित्य उससे लिपट गया। ये देखकर ओरियन ने अपना सिर पीट लिया। ओजस और मिराज कल के शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे।